Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Rachna Vishwakarma. Hope you all are good. Now it's me signing in. आप सभी बेटर होंगे. एज़ यू नो दैट कि हमारा कोर्स 1 का सीरीज़ चल रहा था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. ये कोर्स 1 केवल आपको बीएड के पर्पज़ से हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आप जितने भी सीटेट या टीचिंग कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देंगे उनमें आपको हेल्प करेगा. और हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है. आप उन वीडियोज़ को देखिए, डेफिनेटली वो वीडियो आपको हेल्पफुल रहेंगे. चलिए उसी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करते हैं, थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस. यहाँ पे हम थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे. और बेसिकली थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस में तो बहुत सारी थ्योरीज़ है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाकर कोशिश करेंगे कि एक दो थ्योरी को सिंपल तरीके से समझ सकें, ताकि आपको हेल्प रहे. क्योंकि एक साथ मैं सारी थ्योरीज़ को पढ़ा दूंगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और एक साथ सुनने से चीज़ें थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हो सकती हैं. तो अभी हम यहाँ पे पार्ट्स में बात करेंगे थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस का. और थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस का आज ये पहला वीडियो होगा, ठीक है. तो देखिए, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी थ्योरी है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी, है ना. यूनिफैक्टर थ्योरी. यूनिफैक्टर थ्योरी का मतलब एक खंड का बुद्धि का सिद्धांत या एक तत्व का सिद्धांत बोल सकते हैं, जिसको किसने दिया था? एल्फ्रेड बिनेट, है ना. एल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, ठीक है. और वन फैक्टर, इनके कहने का मतलब था कि हमारी बुद्धि के लिए केवल एक ही फैक्टर जिम्मेदार है. और इस सिद्धांत के प्रतिपादन में अगर हम बात करते हैं तो बिनेट, टर्मन एंड स्टर्न थे. और इन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है. उनका कहना है कि यही जी फैक्टर, जिसको हम जी फैक्टर बोलते हैं, यही जी फैक्टर पूरी जगह पे काम करता है. सब जगह पे वही काम करेगा. जिसमें जितना ज़्यादा होगा वो उतना इंटेलिजेंट होगा, जिसमें जितना जैसा होगा उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, अपनी इंटेलिजेंस को शो करेगा. और सभी के अंदर क्या होगा, ये जी फैक्टर विद्यमान होगा. और अगर ये जी फैक्टर नहीं होगा तो व्यक्ति इंटेलिजेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो अगर हम बात करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी में, तो ये स्पेशली मैथ्स के लिए देख सकते हैं हम, है ना. मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं. और ये व्यक्ति की वो मेंटल एबिलिटी है, एक यूनिट के रूप में काम करती है. उनका कहने का मतलब है कि हमारी बुद्धि के लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार नहीं है, केवल एक फैक्टर ही जिम्मेदार है, जो कि हमारा जी फैक्टर है. और जी फैक्टर के माध्यम से ही हमारा जी फैक्टर जितना स्ट्रांग होगा, यानी कि जनरल फैक्टर हमारा जितना स्ट्रांग होगा, हम अपनी लाइफ में उतनी जल्दी ही सक्सेस गेन करेंगे. तो ये यूनिफैक्टर था. यूनिफैक्टर का मैंने आपको समरी दे दिया, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जानना जरूरी है कि यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था? बिनेट, टर्मन, स्टर्न ने दिया था. और इन्होंने केवल एक फैक्टर या एक तत्व को जिम्मेदार बताया है इंटेलिजेंस के लिए. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है, चार्ल्स स्पीयरमैन. अब हम बात करते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन हैं कौन. और आपको पता ही है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी की बात की है, ठीक है. टू फैक्टर थ्योरी का मतलब यहाँ पे द्वि तत्व बुद्धि के सिद्धांत की बात की है, ठीक. तो हम यहाँ पे द्वि तत्व की बात कर सकते हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं. तो चार्ल्स स्पीयरमैन, दो खंड का सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने बात की है कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया है. और हम इन चार्ल्स स्पीयरमैन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, है ना. ये फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस कहे जाते हैं. कौन? चार्ल्स स्पीयरमैन. तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस, जो कि इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को दिया है. और इन्हीं के बारे में हम डिटेल करेंगे कि इन्होंने टू फैक्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली हैं. चलिए, वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका है चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी, द्वि बुद्धि का सिद्धांत या दो खंड बुद्धि का सिद्धांत. तो इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं. एक तो पहला है आपका है ये जी फैक्टर है, दूसरा आपका स्पेसिफिक फैक्टर है. तो जी फैक्टर का मतलब क्या हुआ? जनरल फैक्टर या समान योग्यता या सामान्य तत्व, जो कि क्या है, सभी में प्रेजेंट रहेगी, जो कि बहुत जरूरी है. व्यक्ति की जनरल एबिलिटी जितनी अच्छी होगी, ये सब जगह जनरल एबिलिटी ही काम करेगी, ठीक है. दूसरा है आपका स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर. एस फैक्टर का मतलब आपका स्पेसिफिक एबिलिटी होगी या विशिष्ट बुद्धि होगी, ठीक है. तो विशिष्ट बुद्धि क्या होगी? हर किसी के अंदर थोड़ी थोड़ी होगी. और जनरल फैक्टर तो सभी के अंदर है. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर को इस डायग्राम के थ्रू कैसे समझाया गया है. तो जैसे देखिए, जी फैक्टर क्या है? जी फैक्टर में इन्होंने यहाँ पे ये सारे सभी के पास प्रेजेंट होगा, ठीक है. लेकिन एस फैक्टर भी क्या होगा? जैसे मैकेनिकल की बात कर सकते हैं कि मैथ्स अच्छा हो सकता है, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं. स्पेशल की बात कर सकते हैं तो इमेज फॉर्मेशन, स्पेस को देखकर वो आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी इन सब चीज़ों में कितनी बेटर स्पेस हो. जैसे किसी को डेकोरेशन का देखना है तो वो हॉल देखकर बता देंगे कि हम इस हॉल को, इस स्पेस को किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं. ये एबिलिटी स्पेसिफिक एबिलिटी हो सकती है. फिर इसके बाद है न्यूमेरिकल
तो न्यूमेरिकल, कुछ लोग न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे होते हैं तो ये उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, लेकिन जनरल एबिलिटी उनके साथ विद्यमान है, ठीक। और ये वर्बल, तो वर्बल का मतलब क्या है यहाँ पे, चीज़ों को बोल के कराना। वर्बल एबिलिटी मतलब किसी की भाषा योग्यता बहुत अच्छी होती है, तो ये चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। और इस चीज़ को मैं बता देती हूँ आपको एक बार और, जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी जिम्मेदार है, ठीक। तो आप जनरल एबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको घटा भी नहीं सकते, जैसी है हमारी ये बाय बर्थ होती है, जब हम व्यक्ति पैदा होता है तो उनमें जन्मजात होती है जनरल एबिलिटी, ठीक है, और हमेशा एक जैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये मेंटल एबिलिटी में हेल्प करती है और व्यक्ति को उतना सक्सेसफुल बनाती है, कौन, जी फैक्टर या जनरल एबिलिटी, ठीक है। और ये व्यक्ति में जितनी अधिक होगी वो व्यक्ति उतना ही सक्सेसफुल होगा, चाहे लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, साइंस की बात कर सकते हैं, फिलोसफी की बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमको लाइफ में सक्सेसफुल दिलाती हैं, तो उसके लिए जी फैक्टर जिम्मेदार है, यानी कि जनरल एबिलिटी। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी यानी कि विशिष्ट योग्यता। तो विशिष्ट योग्यता को यहाँ पे ऐसे डिनोट करते हैं, और विशिष्ट योग्यता में क्या कर सकते हैं, विशिष्ट बुद्धि, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। या विशिष्ट बुद्धि हर किसी की सेम नहीं होगी, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी होगी, बट डिफरेंट फॉर्म में होगी। हर व्यक्ति हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो एबिलिटी हो सकता है सामने वाले के पास वो एबिलिटी ना हो, और सामने वाले के पास जो एबिलिटी हो सकता है हमारे पास वो एबिलिटी ना हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंट एबिलिटी का रिलेशनशिप स्पेसिफिक कामों से है। ये स्पेसिफिक तरीके के काम यानी कि विशिष्ट कार्य को हेल्प करेंगे विशिष्ट बुद्धि, और ये जो बुद्धि है, ठीक है, जी फैक्टर को भी प्रभावित भी करेगी, क्योंकि जी फैक्टर सभी के अंदर क्या है। और लेकिन ये है, ऐसा नहीं है कि जैसे मान सपोज कीजिए स्पेसिफिक फैक्टर है तो व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल ही होगा, नहीं, उसके लिए जी फैक्टर भी उसके साथ होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेंटल एक्टिविटी, जितने हमारे दिमाग के काम वाले हैं उसके लिए जिम्मेदार है कौन, जी फैक्टर, क्योंकि ये सभी जगह काम करता है। एक्वायर्ड बाय द जीन, ये हमको हमारे पेरेंट्स से मिलता है और ये बाय बर्थ होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन एवरीवन बट वेरी, सभी में प्रेजेंट होता है लेकिन डिफरेंट होता है, किसी में कम होती है किसी में ज़्यादा होती है। कि नॉट बी चेंज बाय द एजुकेशन प्रैक्टिस एंड द एक्सपीरियंस, इसको हम शिक्षा के द्वारा, अपने प्रैक्टिस के द्वारा और अनुभव के द्वारा इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक योग्यता या विशिष्ट तत्व या विशिष्ट योग्यता, आप जो बोलना चाहें, ठीक। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग सम स्पेसिफिक वर्क, ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के लिए जिम्मेदार है कौन, जनरल स्पेसिफिक फैक्टर। नॉट बाय द बर्थ, ये जन्मजात नहीं होती है, इसको एनवायरनमेंट के थ्रू एक्वायर भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो कैन बी चेंज और इम्प्रूव बाय एजुकेशन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, इसको हम सुधार सकते हैं शिक्षा के द्वारा, प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने अनुभव के माध्यम से स्पेसिफिक फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस प्रेजेंट इन ऑल, स्पेसिफिक फैक्टर सभी में थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है, किसी में मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, किसी में मात्रा बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सम आर गुड इन पेंटिंग और सिंगिंग इन स्पोर्ट्स, कुछ क्या हो सकते हैं, पेंटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, एस फैक्टर यहाँ पे जो लता मंगेशकर जी का फोटो लगा हुआ है। लता मंगेशकर, देखिए सिंगिंग तो सभी कर सकते हैं ना, सबको आपको पता है, लेकिन ये लता मंगेशकर और इसी में आप सोनू निगम को भी ऐड कर लीजिए, ये सब क्या है, स्पेशल सिंगर है ना, ये सिंगिंग के दुनिया में फेमस हैं, तो ये इनकी क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास जी फैक्टर अवेलेबल नहीं है, इनके पास जी फैक्टर भी है, वो हर जगह काम कर रहा है, लेकिन ये सिंगिंग करना उनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है। जैसे यहाँ पे दूसरी इमेज में देख सकते हैं आप सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर के अंदर क्या है, ये इनकी स्पेसिफिक एबिलिटी है जो कि इनके जी फैक्टर को भी प्रभावित कर रही है। ये क्रिकेट खेलते, जैसे ये क्रिकेट में अच्छे हो सकते हैं, बाकी इनकी जनरल एबिलिटी मेंटल एबिलिटी भी होगी, बट ये स्पेसिफिक किस में है, क्रिकेट की फील्ड में। इसी तरीके से कुछ लोग पेंटिंग में हो सकते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में हो सकते हैं, कुछ लोग एकेडमिक में हो सकते हैं। तो जी और एस फैक्टर दोनों जिम्मेदार हैं स्पीयरमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम बात करते हैं स्टर्नबर्ग टायर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग टायर्किक थ्योरी का मतलब है त्रिबुद्धि का सिद्धांत या त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत, जिसको कि किसने दिया है, हमारे अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है ना, और 2009 में ये थ्योरी आई थी। ये रिसेंट थ्योरी है जिसको हम त्रिकारक सिद्धांत भी बोल सकते हैं, टायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, त्रिबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको हम डिटेल करेंगे, ये फोटो देख सकते हैं आप इनकी। जैसे सक्सेसफुल इंटेलिजेंस, हाउ प्रैक्टिकल एंड द क्रिएटिव इंटेलिजेंस डिटरमाइन सक्सेस इन लाइफ, हम कितने लाइफ के लिए प्रैक्टिकल हैं, कितने क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, ये हमारी लाइफ की सक्सेस पे डिपेंड करता है। सक्सेसफुल इंटेलिजेंस रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग की ये बुक है, और इसमें इन्होंने बताया है कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कैसे काम करते हैं हमारे जीवन में। सक्सेस इट डिपेंड्स ऑन यू, सक्सेस हम पे खुद पे डिपेंड करती है। ओके, IQ टेस्ट और IQ,
तो IQ टेस्ट भी कर सकते हैं इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। और IQ टेस्ट हम ये नहीं बोल सकते कि जिसका IQ बहुत स्ट्रांग होगा वो क्या होगा, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल ही होगा। आप ये देखेंगे कि जिसका EQ यानी कि इमोशनल क्विटेंट या IQ दोनों बैलेंस होता है तो वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं रेदर देन द IQ वाला व्यक्ति हमेशा लाइफ में आपको परेशानियों से घिरा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी का ज़्यादा यूज़ करता है बट इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करता है। तो IQ आपको सक्सेस दिलाने के लिए हेल्पफुल नहीं है, इसलिए डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। ओके, स्टर्नबर्ग डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो स्टर्नबर्ग की क्या डेफिनेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस की अकॉर्डिंग, इनका देख लीजिए। मेंटल एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पर्पसिव अडॉप्टेशन टू सेलेक्शन एंड द शेपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट रिलेवेंट टू वर्ल्ड्स लाइफ। यानी कि जो ये दुनिया है हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा एक पर्पस होता है, हमारा एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिनको हम अडॉप्ट करते हैं और अडॉप्ट करके अपनी मेंटल एबिलिटी जैसा हमको डायरेक्ट करती है जिस डायरेक्शन में, उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो एनवायरनमेंट में चीज़ें हो रही हैं, जो परिस्थितियां हो रही हैं, उनको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मानव बुद्धिमत्ता या ह्यूमन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग एसोसिएटेड द वर्किंग्स ऑफ द माइंड विद अ सीरीज ऑफ कंपोनेंट। स्टर्नबर्ग का ये कहना है कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो बहुत सारे कंपोनेंट की सीरीज है और उसी के साथ वो काम करती है। तो सबसे पहला है आपका मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट अगर ये है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द डिसीजन मेकिंग। कुछ लोगों को देखा होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छे होते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। ये अपने प्रॉब्लम को और ये अपनी इंस्ट्रक्शंस को, प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और अपने प्लान को सक्सेसफुली डील करते हैं। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का मतलब कि ज्ञान को हम क्या करते हैं, अपने वातावरण से एक्वायर करते हैं, सीखते हैं, अर्जित करते हैं। इसको अर्न नहीं करते हैं, इसको एक्वायर करते हैं। तो लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और सिंपली टू एक्वायर नॉलेज। हम अपनी लाइफ की जो चीज़ों को सीखते हैं उसमें हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करते हैं, ठीक, और सिंपल तरीके से नॉलेज को एक्वायर करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। यानी कि जैसी कठिन परिस्थिति है, जटिल समस्या है, उसको भी हम इजी तरीके से क्या करते हैं, सरल बनाने की कोशिश करते हैं। किसके बेसिस पे, अपने बुद्धि के बेसिस पे, और एडजस्टमेंट करने की बात करते हैं थ्रू द सर्कमटेंसेस। ये है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग, है ना, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। और इनको आप देख सकते हैं, जिसको हम त्रिबुद्धि आयाम बोल सकते हैं। और इनको हम शॉर्ट निमोनिक की अगर हम बात करते हैं तो PCA के थ्रू याद रख सकते हैं। PCA सबसे पहला, PCP का मतलब है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और नंबर 2 पे आपका है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, नंबर 3 पे है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो आप PCA शॉर्ट ट्रिक है, आप इसके माध्यम से इसको ध्यान रख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का दूसरा नाम अगर हम बात करते हैं तो आप कंटेक्चुअल देख सकते हैं, कंटेक्चुअल यानी कि संदर्भित बुद्धि। और क्रिएटिव की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल की बात कर सकते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव। और एनालिटिकल की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे ये कंपोनेंशियल हो गया, है ना। तो इन तीनों नामों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। एंड कॉमन सेंस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा कॉमन सेंस होता है। जैसा सिचुएशन होता है, जैसा प्रेजेंट सिचुएशन होता है, ये अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये कंटेक्चुअल है और प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है कि हम चीज़ों को प्रयोग से संबंध करते हैं या संदर्भ के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। ये स्ट्रीट स्मार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ट्रेनिंग नहीं मिली है लेकिन हम इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ रही है, सिचुएशन पड़ रही है, तो हम उस काम को करने में सक्सेसफुल हैं। तो वो क्या है, वो हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम अपने आप को डील कर लेंगे और स्ट्रीट स्मार्ट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉमन सेंस बहुत अच्छा है। नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंशियल होगा, यानी कि अनुभव के माध्यम से क्या करेंगे, चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ नया बनाएंगे, क्रिएट समथिंग न्यू, है ना। तो इसमें क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या है, इमेजिनेटिव एंड द इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यानी कि बच्चे देखिए, कल्पना करना अच्छी बात है क्योंकि कल्पना करने से हम क्या करते हैं, अपने आप को क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया लाते हैं, नया इनोवेशन लाते हैं। तीसरा है आपका एकेडमिक इंटेलिजेंस। एकेडमिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ आपका, एनालिटिकल, है ना। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द कंप्यूटेशन। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं कंपोनेंशियल में, तो ये अपने नॉलेज के बेसिस पे चीज़ों को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से डील कर सकते हैं और हम उसको रीड आउट कर सकते हैं,
ठीक। तो एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या हो सकता है, जैसे आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, उसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड द इवैल्यूएशन, तो ये सारे स्टेप होके गुजरते हैं जहाँ पे हम दिमाग का यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ कर सकते हैं, नॉलेज की बेसिस पे चीज़ों को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं, स्कूल में इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा रखते हो, जिनका एकेडमिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो, इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलेगा। नो डाउट डेटा फीडिंग या नॉलेज बहुत अच्छी सी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो। तो ये डायरेक्टिक थ्योरी है स्टर्नबर्ग की, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मैंने तीनों के अलग अलग नाम बता दिए और तीनों अपने आप में क्या है, 3 फैक्टर जिम्मेदार है, ठीक है। स्टर्नबर्ग का ये कहना है कि ये प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस तीनों जिम्मेदार है हमारी बुद्धि के लिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कंपोनेंशियल थ्योरी, कंपोनेंशियल सब थ्योरी। तो कंपोनेंशियल सब थ्योरी का मतलब है स्पेसिफाई द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट अंडरलाइन ऑल इंटेलिजेंस बिहेवियर, यानी कि यहाँ पे जो कॉग्निटिव प्रोसेस की बात हुई, संज्ञान में हम किन चीज़ों को जानते हैं और कंसर्न करके उस पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और हमारे व्यवहार में प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, और अपने जो हमारी बुद्धि वाली चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं, बिहेव में मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम जितने इंटेलिजेंस होते हैं वैसा बिहेव भी तो करते हैं, यानी कि जैसे हमारे IQ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बिहेव भी परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, पहला आपका मेटा कंपोनेंट है, दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो मेटा कंपोनेंट में आपका कंट्रोल हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है एंड इवैल्यूएट द कॉग्निटिव प्रोसेस, जो हमारा ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, दैट इज द मेटा कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट का मतलब एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजीज एसेंबल बाय द मेटा कंपोनेंट। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि अपनी जो वो प्लानिंग करते हैं, उस जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो मेथड बनाते हैं, जो तरीका यूज़ करते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या करते हैं, एसेंबल करते हैं, यानी कि सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये भी क्या है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट है आपका नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। तो नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट का मतलब कि अपने वातावरण से जो हम नॉलेज गेन करते हैं, जो हम चीज़ों को लेते हैं, जिससे मान के चलिए कि हम अपने एनवायरनमेंट से क्या होता है, सीखते हैं ना, हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ की चीज़ों को सीखते हैं, वहाँ से लर्न करते हैं, टीच करते हैं, कंबाइन करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे नई नॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और अपनी नॉलेज में इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंपेयर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को डील करते हैं, और हम कुछ नया बेटर सीख पाते हैं अपने एनवायरनमेंट के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी का स्पेसिफाइज हाउ एक्सपीरियंसेस अफेक्ट द इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस अफेक्ट्स अ पर्सन एक्सपीरियंस, यानी कि स्पेसिफाई यहाँ पे क्या हुआ, अनुभव के माध्यम से जिन चीज़ों को हम सीखते हैं तो हमारी बुद्धि पर वो इफेक्ट करेगा, और हमारी जो बुद्धि होती है कहीं ना कहीं हमारे एक्सपीरियंस को भी इफेक्ट करती है, कि यानी कि हम अगर ज़्यादा बुद्धिमान है, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हम चीज़ों को जल्दी सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी कि एक्सपीरियंस भी हमारे इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। यानी कि एक्सपीरियंस का मतलब हमारा पहले का जो अनुभव है, हमने पहले जो गलतियाँ की हैं, भविष्य में उस अनुभव के माध्यम से हम गलतियाँ नहीं करेंगे और अपने इंटेलिजेंस को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पास्ट में गलतियाँ की हैं, तो उन गलतियों को सीख कर हम नई नॉलेज के लिए नया नॉलेज लेंगे, लेकिन उस नॉलेज में गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं और नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन है, और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने आप इंटेलिजेंस को वो परफॉर्म करता है। दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं, हमारा अनुभव भी और हमारा इंटेलिजेंस भी। नॉवेल्टी एंड द ऑटोमेशन। नॉवेल्टी का मतलब कि ये एक पर्सन की ऐसी एबिलिटी है जो कि उसके सामने अगर कैसी भी प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट टाइम कैसी प्रॉब्लम आई और उसने प्रॉब्लम को देख के कैसा रिएक्ट किया, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, है ना, हमारी एबिलिटी जो होती है हमको अपने एनवायरनमेंट के इफेक्ट को क्या करती है, एक्सेप्ट ना करके अपने दिमाग के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बोलती है ना। हम एज इट इज़ किसी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ आवर इंटेलिजेंस, ठीक है। ऑटोमेशन का मतलब है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म द रिपीटेड टास्क, यानी कि हमारे अंदर वो एबिलिटी होती है, हर व्यक्ति के अंदर वो योग्यता होती है कहीं ना कहीं की चीज़ों को देखकर, यानी कि हमारे अंदर जो भरा होता है उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, जैसे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जल्दी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, डांस नहीं करते हैं या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन हम उन बच्चों को जब वो अपॉर्चुनिटी देते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना बेटर करने की कोशिश करते हैं और उनके अंदर जो टैलेंट भरा होता है कूट के उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्या करती हैं, रिपीटेड होती रहती हैं। ओके,
कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी में क्या है, कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी में है स्पेसिफाई द बिहेवियर्स कंसीडर्स इंटेलिजेंस इन अ पर्टिकुलर कल्चर। देखिए हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो बिहेवियर है, स्पेसिफिक विशिष्ट योग्यता जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी संस्कृति को भी डिफाइन करता है। क्योंकि देखिए हम जो कल्चर पे करते हैं, जो कल्चर निभाते हैं, जिन रीति रिवाजों का पालन पोषण करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से लेते हैं, एंसेस्टर्स से लेते हैं, वो अपने आने वाली जनरेशन को भी तो देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का नेचर कैसा है, सोसाइटी का कल्चर कैसा है, डायनामिक है, वो नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं। लेकिन हम अपनी बुद्धि के बेसिस पे अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और उन चीज़ों को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, कंसीडर करते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते हैं। किसके बेसिस पे? इंटेलिजेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो देख सकती हैं। पहला एडॉप्टेशन है, दूसरा शेपिंग है, तीसरा सिलेक्शन है। एडॉप्टेशन का मतलब होता है कि हम अपने अंदर क्या चेंज कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने अंदर खुद से एक परिवर्तन कर रहे हैं। हमने एक एडॉप्टेशन की क्या कर ली, टेक्निक को सीख लिया या टीच कर लिया कि हाँ, जिससे सपोज कीजिए अडॉप्टेशन का मतलब है कि हम किस तरीके से अपने आप को उसके अंतर्गत अडॉप्ट कर रहे हैं, हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, भले वो चीज़ हमें पसंद नहीं। फॉर एग्जांपल हम अगर मान लीजिए बीएड करना है और हॉस्टल में हमको रहना है, तो हॉस्टल के जो रूल्स नियम होंगे, रेगुलेशन होगा, हमको वो फॉलो ही करना पड़ेगा। हम घर पे चाहे जैसे भी रहते, बट यहाँ पे उन रूल्स को, उन नियम रेगुलेशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया और अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, और जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसी सिचुएशन होती है, हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। वो भी हमारा क्या है, शो करता है कि हम चीज़ों को लेकर कितने एडजस्टेबल हैं, कितने अडॉप्टेबल हैं और कितने इंटेलिजेंस हैं, है ना। किसी किसी को बहुत दिक्कत होती है अडॉप्टेशन और एडजस्टमेंट करने में, बट जो समझदार व्यक्ति होता है वो अपने आप को हर एनवायरनमेंट में क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है और एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है आपका शेपिंग। शेपिंग की बात करते हैं तो व्हेन वन चेंजेस देयर एनवायरनमेंट। देखिए हम शेपिंग की बात कर सकते हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता के बेसिस पे हम अपने आगे आने वाले एनवायरनमेंट को, आसपास के वातावरण को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखेंगे हमारी सोसाइटी जितनी पढ़ी लिखी होगी, वहाँ के लोग उतने समझदार होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे। वहाँ पे छोटे छोटे डिस्प्यूट नहीं होंगे किन्हीं भी चीज़ों को लेकर। तो पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी बेटर होती है और वो सोसाइटी क्या करती है, धीरे धीरे आपके एनवायरनमेंट को चेंज करती है और आप अच्छा सीखते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन, व्हेन अ कंप्लीटली न्यू अल्टरनेट एनवायरनमेंट इज फाउंड टू रिप्लेस द प्रीवियस। यानी कि आपको पता है हम वातावरण से उन चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं जो हमारे बिहेव में मॉडिफाई करे, यानी कि हमारे व्यवहार में जो संशोधन करे, उन्हीं चीज़ों को हम बहुत जल्दी सीखते हैं और अपने आप को प्रीवियस नॉलेज के बेस पे रिप्लेस करते हैं। अगर पुराना हमारे पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज में और भी चीज़ों को रिप्लेस करके अपने आप को और मॉडिफाई करते हैं। अगर हमने पहले पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं आती, तो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से सेलेक्ट भी करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे इस काम को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि आपके इनकरेजमेंट से मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो केवल आपको बीएड के पर्पज़ से हेल्प नहीं करेगा, ये मल्टीपर्पज़ हेल्प करेगा, आपके सीडीपी के पोर्शन को भी कंप्लीट करता है। तो प्लीज़ लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और इसको चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच।